Like, comment, and subscribe. हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश बुक जिसका नाम है फ्लेमिंगो, और यह इसका प्रोज सेक्शन जिसका लेसन नंबर फर्स्ट जिसका हेडिंग है द लास्ट लेसन, जिसका अर्थ होता है अंतिम पाठ, और इसके राइटर हैं अल्फोंसे डोडेट। तो शुरुआती जो लेखक के द्वारा परिचय दिया गया है लेखक का, वह हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि लेखक क्या क्या यहाँ पे स्थिति है और किस स्थिति के अंदर यहाँ पर इस लेख को लिखा गया है। अल्फोंसे डोडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer। अल्फोंसे डोडेट जो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं एवं लघु कथा के लेखक हैं। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। यहाँ पे जो कहानी है द लास्ट लेसन, इसकी भूमिका फ्रांस और पर्शिया, जिसको प्रशा भी कहते हैं, इनके बीच जो युद्ध हुआ था 1870 और 1871 के बीच में, उन दिनों जिसमें फ्रांस को प्रशा के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में पराजित कर लिया गया था। पर्शिया या प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, और जिसे प्रशा जो है वह वर्तमान में जर्मनी और पोलैंड तथा ऑस्ट्रिया के हिस्सों से बना हुआ है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड, और यह इस कहानी के अंदर जो फ्रांस के दो जिले हैं अल्सेस और लॉरेन, वह प्रशा के अधिकार में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस घटना का स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, इसे जानने के लिए इस कहानी को पढ़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। I started for the school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। उस समय जब स्कूल में काफ़ी देरी से रवाना हुआ तथा मुझे डांट डपट जो होने वाली थी, अत्यधिक भय था उसका, और विशेष रूप से क्योंकि एम हैमल हमें कह चुके थे कि हमें पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे इसका एक भी शब्द पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिड द डे आउट ऑफ डोर। पहली बार एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि घर से बाहर पूरा दिन गुजार करके वहां पर से भाग दिया जाए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह बहुत ही गर्मीला और स्वच्छ दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षी थे वह उस जंगल के जो किनारा था वहां पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहां पर खुले मैदान में प्रशिया के जो सिपाही थे वह अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यह पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में काफी आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझे इसका प्रतिरोध करने की और नियंत्रण करने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल को तेज गति से पहुंच पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल के निकट गुजरा तो नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार इसी से प्रकाशित हुए थे। The lost battle, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself,
without stopping. What can be the matter now? हारे हुए युद्ध, सेना में सिपाहियों की भर्ती, सैनिक अधिकारियों के आदेश और बिना रुके मैंने मन ही सोचा, अब क्या मामला हो सकता है? When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और अब क्या मामला हो सकता है इसको सोच करके, then I hurried by as fast as I could. और फिर मैं जितनी तेज गति से चल सकता था उतनी तेज गति से चला. The blacksmith watcher who was there. और वहां पर जो मेरा वॉक्टर नाम का जो लुहार था वह with his apprentice reading the bulletin. वह अपने कपड़े जो उसके apprentice जो पहना हुआ था वह लुहार जो था वह उसको पढ़ रहा था समाचार को. Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time. और इतनी तेज गति से मत चलो बब, अर्थात लड़के, अभी स्कूल में पहुंचने में तुम्हें पर्याप्त समय है. I thought he was making fun of me. मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है. And reached Mr. M. Hamill's little garden all out of breath. और मैं M. Hamill के छोटे से बगीचे पर हाफता हुआ जा पहुंचा. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hand over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर अत्यधिक शोर शराबा, हलचलें होती थी. बाहर गली में जो उसको सुना जा सकता था, डेस्कों का खुलना हो बंद होना है, एक स्वर में पाठों का दोहराया जाना, ऊंचे स्वर में हमारे हाथों में कान रखे हुए ताकि हम बेहतर समझ सकें, तथा अध्यापक के बड़े बड़े जो डंडे को मेज पर टकराना. लेकिन अब क्या होता है, ये आवाज़ जो थी अब नहीं सुनाई दे रही थी. बट नाउ इट वॉज स्टिल. यह बहुत शांति थी यहाँ पर. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैंने अपनी मेज तक बिना किसी को देखे पहुंच जाने हेतु इस हलचल पर भरोसा किया था. But of course that day everything had to be so as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन तो प्रत्येक चीज की जो रविवार की सुबह के समान ही शांत थी. Though the window I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही अपने स्थानों पर बैठे थे. एम हेमल अपनी बाह के नीचे उस भयानक लोहे के डंडे को रखे हुए कक्षा में इधर उधर घूम रहे थे. I had to open the door and go in before everybody. और मुझे अब दरवाजा खोलना था और सबके समक्ष प्रवेश करना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. अपने स्थान पर जल्दी से जाओ छोटे से फ्रेंड्स. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम लोग तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं अपनी बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और डेस्क पर जा पहुंचा. नाउ नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on the inspection and prize day. जब मैंने अपने भय पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया तब मैंने देखा कि हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने सुंदर हरे रंग का कोट पहना था, अपनी झालरदार कमीज तथा छोटी सी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी जिस पर सभी तरफ कढ़ाई का काम किया हुआ था. इसे वह विशेष रूप से निरीक्षण या किसी पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी पहनते नहीं थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और सबसे
मुझे आश्चर्य यह हुआ कि इसके अतिरिक्त सारे स्कूल जो थे अजीब प्रकार से प्रतीत हो रही थी, किंतु जब मैंने वहाँ पर पीछे के बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थी गांव के लोगों का हमारा ही समान चुपचाप बैठना देखा मैंने। Old Hauser with his 3 concerned had the former mayor, the former postmaster and several others besides। और ये बूढ़ा हौसर उस जो अपना तिकोना टॉप पहने था, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर तथा इसके अतिरिक्त कई दूसरे लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड और हर कोई उदास दिखाई दे रहा था। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर और जो हॉजर था भूतपूर्व मेयर था वह अपने साथ तिकोना टॉप पहने हुए था। ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस and held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई देता। हॉजन जो था वह एक पुस्तक लेके आया था, प्रथम पुस्तिका जो किनारों पर अंगूठों से पन्ने से पलट जाने के कारण गंदी हो चुकी थी, वह इसे अपनी भारी भरकम चश्मे की मदद से जो पन्नों के ऊपर आर पार रखा था अपने घुटने पर रखे हुए खोले था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्यजनक रूप से विचार ही कर रहा था, एम हैमल ने अपनी कुर्सी पर बैठ गए और विनम्र और गंभीर स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगले जो अध्यापक हैं वह कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह तुम्हारे फ्रेंच का अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान दो। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यह शब्द मेरे लिए बिजली की कड़क के समान थे। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall। अरे वे दुष्ट लोग, इन्होंने यही बात टाउन हॉल के सूचना पट्ट पर लगाई थी। My last French lesson, why I hardly knew how to write। मेरी आखिरी फ्रेंच का पाठ है, अरे मैं तो ठीक से लिखना भी मुश्किल से जानता हूँ। Then I should never be learn anymore, क्या मैं अब बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मैं कितना दुखी हूँ कि मैं अपना पाठ नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और क्योंकि मैंने ऐसा किया, मैंने पक्षियों के अंडे तलाशता रहा, सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up। मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मेरे लिए मुसीबत लगती थी, उठाकर चलने में इतनी भारी भरकम, मेरी व्याकरण की पुस्तक तथा संतों का इतिहास, मेरी पुस्तक अब मेरी पुरानी मित्र लग रही थी। And M. Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। और अब मैं मिस्टर एम हैम्बल इस पे विचार कर रहा था कि इनके बारे में अब वो जा रहे हैं, अब मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख सकूंगा। मुझे उनके डंडे तथा वह कितने सनकी थे को भूलने को बाध्य कर दिया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। बेचारा आदमी, इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही तो उन्होंने अपने रविवार को अच्छे वस्त्र पहने थे, और अब मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध लोग कमरे में पीछे की ओर चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry, और यह ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी दुखी थे। Too, that they had not gone to school more, और वे
स्कूल में और अधिक क्यों नहीं गए? इट वॉज their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. यह उन लोगों का हमारे उन अध्यापक को जिन्होंने 40 वर्ष की बहुत ही निष्ठा से सेवा की थी, उनका धन्यवाद देने और अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, जो देश अब उनका नहीं रह गया, एक तरीका था. While I was thinking of all these, I heard my name called. जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना. It was my turn to recite. अब यह मुझे सुनाने की बारी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistakes. मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को शुरू से अंत तक ऊंची और स्पष्ट आवाज में बिना कोई गलती किए सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार न था. बट आई गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन मैंने तो पहले ही शब्दों को में उलझ गया और वहीं पे खड़ा रह गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. मेरा दिल जोर से धड़कते हुए और ऊपर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था. आई हर्ड एम हेमल से टू मी. मैंने सुना कि एम हेमल जो है मुझे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू. मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ. और तुम्हें अवश्य बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज. ये देखो ऐसी बात है. एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स. हम लोगों ने प्रतिदिन स्वयं से कहा था, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. अरे मेरे पास काफी समय है. आई विल लर्न इट टुमारो. मैं इसको कल सीख लूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और देखिए हम लोग अब कहाँ आ पहुंचे हैं. दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक. अरे यह एल्सेक के साथ में यही परेशानी है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं. नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. और तुम अब बाहर के लोग तुमसे यह कहने का अधिकार रखेंगे, ऐसा क्यों? तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा ढोंग करते हो. एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. और न तो तुम अपनी भाषा को न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ. लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो फ्रेंच. हम सब के पास स्वयं को धिक्कारने के लिए बहुत से कारण हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे माता पिता तुमको यहाँ पे सिखाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे. दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन योर फार्म और एट द मिल्स. वे तुम्हें तुम्हारे खेतों अथवा मिलों पर काम रखने के लिए अधिक पसंद किया. सो एज टू हैव ए लिटिल मनी फॉर मोर मनी, ताकि उनको अधिक पैसा प्राप्त हो जाए. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो. मुझे भी इसका दोषी ठहराया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग. क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? लर्निंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और अपना पाठ पढ़ने के बजाय. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग. और जब मुझे मेरी मछली पकड़ने जाना था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे. तो मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. फिर एक चीज से दूसरी चीज पर चर्चा करते हुए एम हेमल जो है वह फ्रेंच की भाषा के बारे में बात करते हैं और वह कह रहे थे कि दुनिया की यह सबसे सुंदर भाषा थी. It was the language in the world, the clearest, the most logical, और यह सबसे सर्वाधिक स्पष्ट और सर्वाधिक तर्क संगत है. That we must guard it among us and never forget it. और हमको इसके बीच में सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. Because when people are enslaved, क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है, so long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो जब तक वे अपनी भाषा को पक्की तरह जुड़े रहते हैं, तब तक
उनके लिए वह उनके पास जेल से निकलने की चाबी होती है। Then he opened the grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर की एक पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक जो थी वह खोली और उसका पाठ पढ़ना शुरू किया। I was amazed to see how well I understood it. मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे किस अच्छी तरीके से मैं इसको समझ पा रहा था। All he said seemed too easy. जो कुछ वो कह रहे थे मुझे इजी लग रहा था, so easy, बहुत ही आसान लग रहा था। I think too, मैं इसको सोच भी रहा था that I had never listened so carefully. मैंने इसको मुझे समझ में आया कि मैं इतनी ध्यान से कभी नहीं सुना था, so carefully, इतने ध्यान से, and that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने आज तक कभी इतने धैर्य से कभी सुनाया नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away. और मुझे लग रहा था कि वह कोई आदमी जो है वह अपना सब कुछ दे देना चाहता है जबकि वह जा रहा है। And to put it all in our head at one stroke. और वे हमारे दिमाग में एक ही बार में इन सबको डाल देना चाहता है। After the grammar, we had the lesson in writing. ग्रामर के पश्चात हमारा राइटिंग का जो लेसन होने वाला था। That day, M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand, French, Alsace, French, Alsace. They looked like little flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. और वहाँ पर व्याकरण के बाद हमारा जो पाठ शुरू हुआ उसमें एम हेमल ने हमारे नई कॉपियाँ लाए थे जिस पर सुंदर गोल जो हस्तलेखन था उसमें लिखा गया था फ्रांस अल्सेज, और वे छोटे छोटे झंडों की बातें दिखाई दे रहे थे जो स्कूल के कमरों में सर्वत्र लहरा रहे थे और हमारे डेस्कों के ऊपर लगी हुई छड़ों के से लटके हुए थे। You ought to have seen how everyone sat to work. आपको देखना चाहिए था कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और यह कैसी शांति छाई हुई थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और यहाँ पर मात्र पेन का कागज के ऊपर रगड़ने की आवाज आ रही थी। वंस बीटल्स फ्लू इन, कोई एक भौरा उड़ करके अंदर आ गई। बट nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones who worked hard on the tracing their fish hooks, as if that was French too. और सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं जो मछली पकड़ने के लिए कांटों के चित्र खींचने में लगे थे, जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा हो। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons, छत पर कबूतर धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे, और मैंने मन ही मन सोचा क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को बाध्य करेंगे। When I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. और जब मैंने लिखते लिखते ऊपर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एम हेमल जो है अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए हैं और कभी एक वस्तु को टकटकी लगा कर देखते हैं, फिर दूसरी वस्तु को, जैसे वह अपने दिमाग में यह अंकित कर लेना चाहते हैं कि छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक वस्तु है वह कैसी दिखाई दे रही है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. और जरा सोचो 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर खिड़की के बाहर उनका बगीचा था और उसके समक्ष उनकी कक्षा थी, सदैव ऐसी ही। Only the desk and benches had been worn smooth. मात्र जो डेस्क और बेंच थी वह घिस घिस करके चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, वहाँ जो गार्डन के अंदर अखरोट के जो वृक्ष थे वह पहले की अपेक्षा काफ़ी लंबे हो गए थे। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट
द विंडोज टू द रूफ। और हॉपवाइन एक प्रकार की जो बेल थी जिन्होंने उन्हें स्वयं लगाया था, खिड़कियों से लिपट करके छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunk, for they must leave the country next day। इन सब को छोड़कर जाने की बात ने तो उनका दिल ही तोड़ दिया था। बेचारे उनके ऊपर के कमरे में बहन की इधर उधर चलने और सामान को बांधने की आवाज का सुनना, क्योंकि उन्हें तो अगले दिन ही देश को छोड़ करके जाना था। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। किंतु उनमें इतना साहस था कि वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लेखन के बाद हमने इतिहास का पाठ सीखा। आफ्टर द राइटिंग वी हैड हिस्ट्री एंड देन द बेबीज chanted the BABEBIBOBU, अर्थात बा बेबी बू बोबू। इस प्रकार से हमने बच्चों को चांटेड करते हुए अर्थात एक स्वर में गाते हुए सुना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them। और कमरे में पिछले हिस्से में बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा लगा लिया और अपनी प्रथम पुस्तिका को दोनों हाथों में पकड़ते हुए बच्चों के साथ अक्षरों में वह बोल रहा था। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। और आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावुकता के कारण काँप रही थी और उसकी आवाज़ को सुनना हम सबको इतना मज़ेदार लगा कि हम सब रोना और हंसना चाहने लगे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। अरे मुझे कितनी अच्छी प्रकार याद है वह आखिरी पाठ। ऑल वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक से चर्च की घंटी जो थी उसने 12 बजा दिए थे। देन द एंगुलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। और उसी समय फिर एंजेलिस ने, जो कि एक कैथोलिक चर्च है, उस समय घंटी बजती है। इस क्षण प्रशियनों के नरसिंगे अर्थात वह तुरही होती है, वह खिड़कियों के नीचे बज उठे। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। ये प्रशियन सिपाही जो थे वो ड्रिल करने वापस लौट रहे थे। एम हेमल जो है वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और बहुत उदास थे। मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी देखा नहीं था। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। मेरे मित्रों वह बोलने लगे, लेकिन मैं इतना कहने के बाद में उनका जो गला था वह अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन। वो और अधिक आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। और फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक। और चौक का पीस लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड। और जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे वह उस बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। वाई ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और फिर वह रुके और अपना सिर जो है वह दीवार से सटा दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। और उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल की छुट्टी हो गई है, तुम लोग जा सकते हो। इस प्रकार से यहाँ लेसन का समाप्ति होती है। लेकिन इस लेसन के माध्यम से हम जान गए हैं कि गांव के लोग जो हैं वह उन्होंने अनुभव किया कि उनकी भाषा है वह कितनी महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक के प्रति उनका जो सम्मान है वह जर्मन भाषा के प्रति उनके प्यार को प्रकट करता है। पिछली सीट पर बैठे हुए जो लोग हैं वह भी अपना सम्मान उनको प्रदर्शित करते हैं। और फ्रेंच का अंतिम पाठ वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो फ्रेंच है वह अध्यापक के प्रति जो उसकी दूषित मनोवृत्ति थी उसके लिए अफसोस प्रकट करता है और वह अपनी मातृभाषा को प्यार करने लगता है। तो इस प्रकार से इस लेसन के अंदर अपनी लैंग्वेज के प्रति सम्मान को बताया।